सारी टिप्स ट्रिक्स एंड कंसेप्ट रिलेटेबिलिटी के साथ इस चैप्टर के कंसेप्ट फॉर्मूले एंड पीवाई की प्रिपरेशन करवाऊंगी कि आपको वीडियो देखते देखते ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड इस वीडियो में हम ये वाले टॉपिक कवर करने वाले हैं: करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी। तो इन टॉपिक्स पर हम पीवाई की प्रिपरेशन करेंगे और उसे करने से पहले सबसे पहले हमें, क्योंकि इनकी जो टर्म्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इनका कंसेप्ट नहीं समझते हैं तो हमें पीवाई क्यूज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टोरी के थ्रू इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको इनकी टर्म्स समझ में आ जाए। तो क्योंकि सबसे पहले इसका देखो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होने वाला है करंट। तो करंट का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, I=Q/T होता है। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि इतना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के अंदर। तो वो जो चार्ज है वो कौन लेकर जा रहा है? वो लेकर जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स में जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से होता है ये, ठीक है। अब ये मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स में कुछ स्पीड है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई ना कोई स्पीड है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा करंट होगा, यानी कि जो करंट है वो स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। और यही जो स्पीड है ना, यही तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और इसको हम V/d से लिखते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आती कहाँ से है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स लगता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा? तो हम उसे निकाल सकते हैं F=QE की हेल्प से। मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड करने से इतना फोर्स हमारा चार्जेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है। अब जब भी फोर्स चार्जेस पर लगता है तो ये जो चार्जेस हैं ये मूव करने लगते हैं। दैट मीन इनके अंदर एक एक्सिलरेशन आ जाती है। अब ये एक्सिलरेशन कितनी है इस फोर्स की वजह से वो हमें कैसे पता चलेगा? हमने पढ़ रखा है F=ma होता है, ठीक है, 9th-10th में पढ़ रखा था ये। तो देखो एक F=QE है एंड F=ma है। तो एक्सिलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ma दैट इज इक्वल्स टू QE। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई QE/m। तो यानी कि इतनी एक्सिलरेशन हो रही है। क्लियर है? आप देखो, क्योंकि जो चार्जेस हैं जब भी उन पे फोर्स लगता है और उनमें एक्सिलरेशन हो रही होती है तो वो चार्जेस रेगुलरली एक्सिलरेट नहीं कर रहे होते, उनमें एक एवरेज टाइम पर वो रेगुलरली कोलाइड कर रहे होते हैं। ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। तो वो जो टाइम होता है एवरेज टाइम, उसको हम टाउ से बोलते हैं, इसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो हमारी जो स्पीड है, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम बात कर रहे थे, वो सिर्फ एक्सिलरेशन की वजह से नहीं आती, बल्कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एक्सिलरेशन एंड ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इनके मल्टीप्लाई के बाद हमें मिलती है। अब देखो फॉर्मूला लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके लिए हम ट्रिक्स से सारी चीज़ें कर लेंगे, पर ये कंसेप्ट सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है? देखो ओम्स लॉ में कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन V इज इक्वल्स टू IR। R क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, एक इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। और इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है R इक्वल्स टू रो L/A। और ये जो रो है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। और ये जो रेजिस्टिविटी है अगेन ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। क्लियर है? अब तो आपको क्वेश्चन पूछा, देखो आपको पता है R इक्वल्स टू रो L/A ये होता है एंड रो जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन इसमें 2 टाइप के पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपको पूछा जाएगा, 2 आपके पास वायर है, ठीक है, दोनों में लेंथ, एरिया, करंट, टेम्परेचर, सारी चीज़ें बिल्कुल आप दोनों वायर्स में से सेम प्रोवाइड कर रहे हो, बट स्टिल आपका R डिफरेंट क्यों है, ये पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों में से हीटिंग इफेक्ट भी डिफरेंट क्यों आता है। तो दोनों का आंसर सिंपल सा एक ही है, विच इज रेजिस्टिविटी का डिफरेंस होना। रो के डिफरेंट होने की वजह से ये चीज़ें भी डिफरेंट आती हैं। कैसे? एक एक करके बात करें। जैसे हीटिंग इफेक्ट है, H=I²RT होता है। अब देखो H=I², R की जगह होगा रो L/A इंटू T। अब देखो L टेम्परेचर, A करंट, ये सब चीज़ें तो हमने सेम ही दी है, बचा क्या हमारे पास? रो। H यानी कि रो पे डिपेंड कर रहा है। अब रो जिसका ज़्यादा उसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा। अब आपके मान लो एक नाइक्रोम की वायर है, एक आपके पास कॉपर की है, तो आपको पता है कि नाइक्रोम का जो रेजिस्टिविटी होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। इसीलिए आपको हीटिंग इफेक्ट नाइक्रोम में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू कॉपर। क्लियर है? इसी तरीके से जैसे मैंने हीटिंग का बताया वैसे ही आपका रेजिस्टेंस का होता है, इसीलिए ये भी डिफरेंट आता है। क्लियर है ना आपको? तो ये वाले क्वेश्चन एक्चुअल PYQs में भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखो 2 चीज़ें होती है, जैसे आपने पढ़ा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं R से और इसी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस, ठीक है। अब आप याद कैसे रखोगे? और इसे G से लिखते हैं। देखो रेजिस्टेंस टेंस कंडक्टेंस, यानी टेंस आ रहा है। और R और G में क्या रिलेशन होता है? 1/G का मतलब R जो है
या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो G है वो 1/R है, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, यानी कि इनवर्स का रिलेशन होता है। अब जैसे रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस है, ऐसे ही रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी होता है। कैसे? इसको हम लिखते हैं रो से और इसको लिखते हैं सिग्मा से। इनमें भी क्या रिलेशन है? जो कंडक्टिविटी है 1/रो होता है। या फिर हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि आपका जो रो है वो 1/सिग्मा की इक्वल है, कुछ भी बोल सकते हो आप। क्लियर है? तो आप इसे याद कैसे रखोगे? रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टीवीटी, टीवीटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्ट। थिंक आपको ये चारों टर्म्स याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि इन पे ना टर्म्स पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वो पूछेंगे कंडक्टेंस डिफाइन करो विद देयर एसआई यूनिट्स। तो जितनी भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं ना, उन सब की टर्म्स की डिफाइन आपको याद रखनी है, प्लस उनकी एसआई यूनिट आपको याद रखनी है। देखो अभी हमने सारी स्टोरी देखकर टर्म्स तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इनके एसआई यूनिट्स भी देखेंगे। 2 चीज़ें और बची, पहले उन्हें कर लेते हैं, उसके बाद एसआई यूनिट देखेंगे, ठीक है। 2 टर्म्स बची है, करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी। अब देखो करंट डेंसिटी पहले देख लेते हैं। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? करंट डेंसिटी, इसका नेम सजेस्ट कर रहा है। डेंसिटी मतलब कितना डेंस है, कितने घना करंट है ना। अब देखो ये हम कैसे पता करेंगे कि ज़्यादा करंट की वैल्यू ज़्यादा है या कम है? उसकी डेंसिटी मतलब उसके एरिया से, कितने एरिया में कितना करंट है, उससे तो पता कर सकते हैं ना हम किस एरिया में कितना करंट डेंस है, हम तभी पता कर सकते हैं ना। तो अब जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आपके पास 2 वायर्स है, एक पतली है, एक थोड़ी मोटी है। पतली मोटी का मतलब एक का एरिया थोड़ा कम है, एक का थोड़ा ज़्यादा है। मान लो एक का एरिया इतना है, एक का बहुत बड़ा है, ठीक है। एंड दोनों में ही हम सेम अमाउंट ऑफ करंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दोनों ही वायर्स में। अब आप एक बार इसे टच करके देखो, एक बार इसे टच करके देखो, किसमें करंट आपको थोड़ा ज़्यादा हैवी लगेगा? इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें एरिया कम है। जिसमें एरिया कम उसमें करंट और ज़्यादा पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब बहुत ज़्यादा पास होंगे। क्लियर है ना? तो इस वजह से इस वाले वायर में जो पतली है उसमें थोड़ा ज़्यादा करंट लगेगा, इसमें थोड़ा कम लगेगा दोनों में ही। यानी कि ये है आपकी करंट डेंसिटी की वजह से। यानी कि जो इस देखो ये जो करंट डेंसिटी है हम इसे जे से लिखते हैं, एंड जे जो होता है करंट पर यूनिट एरिया। कितना करंट एक यूनिट एरिया में है, दैट इज योर करंट डेंसिटी। क्लियर है? जितना कम एरिया होगा उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी और उतना तेज आपको करंट लगेगा। समझ पा रहे हो ना आप? साथ के साथ एक तो ये फॉर्मूला हो गया करंट डेंसिटी का, एक होता है सिग्मा ई, यानी कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला विद इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा आपका करंट, क्योंकि उतनी ज़्यादा फोर्स बन जाएगा और उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करेंगे तो उतनी ज़्यादा करंट की डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर है? अब आप यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, या फिर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J। अब आप इसे याद कैसे रखोगे? जैसे ओम्स लॉ में आप याद रखते थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितने ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। ऐसे ही जितने ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा करंट डेंसिटी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं मोबिलिटी की। अब मोबिलिटी का क्या मतलब है? इसका भी इसके नेम से सजेस्ट हो रहा है। इसका नाम मोबाइल होता है कि मूवमेंट, ठीक है। कितने इजीली आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं, दैट इज योर मोबिलिटी। जैसे आपके पास दो मटेरियल है, कॉपर है, एक आयरन है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है करंट पास करने पे किसमें ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, वो होते हैं उसकी मोबिलिटी प्रॉपर्टी के थ्रू हम उसे पता कर सकते हैं। अभी जो मोबिलिटी है इसका फॉर्मूला होता है V(T) यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम इनकी एसआई यूनिट देख लेते हैं क्या क्या होती है कि ना, फटाफट से एसआई यूनिट देख लेते हैं। देखो जैसे करंट है, करंट की 2 यूनिट हो सकते हैं। एक होती है देखो I=Q/T होता है ना, एक होगी एम्पियर और एक हो गई कूलाम पर सेकेंड। 2 यूनिट हो सकती है। देखो अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाम इसका ड्रिफ्ट है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट की टर्म्स में बात कर रहे हैं, अदरवाइज वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है ना, तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। बाकी आप इसको देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इसकी होगी टाओ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड ही बचेगा अल्टीमेटली। तो आपको याद रखना है वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। क्लियर है? उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम है ये, तो इसकी यूनिट होगी सेकंड। अब आता है ओम्स लॉ, V=IR। V की होती है वोल्ट, I की होती है एम्पियर, एंड R की होती है ओम। क्लियर है? अब आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे R की यूनिट I एंड V की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, V की यूनिट I एंड R की टर्म्स में ऐसे मतलब निकाल सकते हो आप। बाकी वैसे वोल्ट होती है इसकी, एम्पियर इसकी, ओम। इतना आपको पता ही होगा वैसे तो, पर मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस की होती है ओम, एंड कंडक्टेंस जिसको हम G से लिखते थे, ये ओम का इन्वर्स है, यानी कि ओम इन्वर्स बोल दो, या फिर OHM होता है। इसकी स्पेलिंग उल्टी कर दो इन केस ऑफ कंडक्टेंस, यानी MHO, तो बन जाएगा मोह। या तो मोह बोल दो या फिर ओम इन्वर्स बोल दो इन केस ऑफ कंडक्टेंस, एंड इन केस ऑफ रेजिस्टेंस या तो ओम बोलो या फिर OHM, ऐसे स्पेलिंग लिख दो। क्लियर है? अब ऐसी रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? RA/L, यानी कि ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर। ये कट जाएगा, नहीं ओम मीटर बचा, तो ये होगी रेजिस्टिविटी।
कंडक्टिविटी ये देखें तो इसका उल्टा, यानी कि सिग्मा होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ऐसी करंट डेंसिटी जे से लिखते हैं आई अपॉन ए। आई की क्या होती है एम्पियर, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन में आएगा ये, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसको हम इसी की यूनिट दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये भी होता है। तो सिग्मा की यूनिट क्या बताई थी मैंने, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बताई थी, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, देखो एफ इक्वल्स टू क्यू ई होता है ना। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, एफ बाई क्यू आएगी, यानी कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्यू की होती है कुलाम। तो न्यूटन कुलाम इनवर्स, ये हो गई इसकी पूरी यूनिट जे की, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्लियर है। अब बात आती है मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है न्यूटन पर कुलाम, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड कुलाम न्यूटन, ठीक है। या फिर इसे लिख सकते हैं मीटर कुलाम ओके सेकेंड इनवर्स न्यूटन इनवर्स, ये भी हम लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ऐसा यूनिट आई थिंक आपको आ गई होगी। मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं एक बार करवा चुकी थी बट स्टिल कोई बात नहीं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, टाइम की जगह टाउ है, एंड एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको बताया था एफ इक्वल्स टू एम ए होता है एंड एफ इक्वल्स टू क्यू ई होता है। स्टार्टिंग में मैंने करवाया था, इन दोनों को हम एक साथ रिलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई बाय एम, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज कौन सा वाला है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे ई यानी इस चार्ज को हम स्मॉल ई से लिख रहे हैं, कैपिटल ई बाय एम, और ये टाउ एज इट इज। तो एक फॉर्मूला ये बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है, देखो ई को हम पोटेंशियल की टर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है वी इक्वल्स टू ई डी होता है, सेकेंड चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो आप इसे याद कैसे करोगे, वेद एक नाम होता है, उससे आप याद कर सकते हो। अब यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे, देखो सेकेंड चैप्टर में डी की जगह एल यूज कर रखा है, और एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मीन्स अगर आपके पास ये कंडक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज योर एल, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में डी से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैपिटल एल से लिखा गया है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या आ जाएगी, वी बाय एल। तो हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं, तो यानी कि बाकी चीज़ें एज इट इज वी बाय एल डाल दो यहाँ पे, ई वी टाउ बाय एम एल। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया है, क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड, करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो क्या होता है, NEAVD, यानी कि न्यू इंजीनियर आया स्पीड में ड्राइव करके, क्लियर है। तो स्पीड में ड्राइव करके जो बोलेंगे, मतलब कि स्पीड की बात हो रही है, यानी कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी कौन सी वाली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो न्यू इंजीनियर आया स्पीड में ड्राइव करके, यानी VD, क्लियर है, V ऑफ D। अब आती है मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो हो गया ये तो आपको पहले से याद है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला था E की टर्म्स में, E कैपिटल E टाउ बाय M, यानी कि A की नीचे है A की ऊपर है, तो कट जाएगा तो बचेगा E टाउ बाय M, क्लियर है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करंट पर यूनिट एरिया, ये तो आपको पता ही होगा। अब आई को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, NEAVD, और एक ए नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा NEV ऑफ D, क्लियर है। एक है J इक्वल्स टू सिग्मा ई, एक याद कर लो, दूसरा आप देखो सिग्मा एंड रो में क्या रिलेशन होता है, यानी कि इसका इनवर्स। तो यहाँ पे J इक्वल्स टू होता है सिग्मा ई, सिग्मा की जगह ये रख दो 1 बाय रो, यानी J इक्वल्स टू 1 बाय रो इंटू ई। तो ई की वैल्यू क्या जाएगी, इधर मल्टीप्लाई कर दो रो J, ठीक है। तो यानी कि ए की फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है। अब देखो ये इसमें ना एक आर वाला याद कर लो, रो वाला हो जाएगा। कैसे करोगे इसे आप, मेरे लैपटॉप ने 2 ई स्क्वायर है ना, ई स्क्वायर, इसको लिख दो ई एंड ई, यानी कि एक, और इसको बोल दो एक्स्ट्रा। मेरे लैपटॉप ने एक एक्स्ट्रा टेस्ट एक्सेप्ट किया, क्लियर है, मेरे लैपटॉप ने एक एक्स्ट्रा टेस्ट एक्सेप्ट किया, तो याद रहेगा। अब देखो आर में एल बाई ए होता है, बाकी चीज़ें अगर हटा दें एल बाई ए के अलावा जो भी बचा वो क्या हो गया, रो यानी कि रेजिस्टिविटी हो गई। तो ये आपका रो का फॉर्मूला हो गया, एक याद कर लो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखो आपको ना ये जो मैंने स्टार्टिंग के फॉर्मूले बताए हैं 3-4 फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें कुछ दे रखी होंगी कुछ नहीं दे रखी होंगी, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये 4 फॉर्मूले स्टार्टिंग के आप लिख के देखोगे, मैं आपको बोल रही हूँ लिख के देखोगे, और आपको फिंगर टिप्स पे जाना चाहिए। और अगर आप ऐसे मुंह पे याद भी नहीं रख सकते हो ना, तो आप ऐसे लिख के याद आने चाहिए आपको। जैसे मैं एक्सेलरेशन इनटू टाउ होता है, एक्सेलरेशन F इक्वल्स टू एम, F इक्वल्स टू क्यू, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, चार्ज क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है तो ई टाउ बाय एम, ई की वैल्यू आ गई वेद वाले फॉर्मूले से, और डी की जगह यहाँ पे एल होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, तो यहाँ से V बाय एल सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक और फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही आई इक्वल्स टू NEAVD होता है, न्यू इंजीनियर आया स्पीड में ड्राइव करके। मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई की टर्म्स वाला रख दो, ई से ही कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज़ें जो बचेंगी वो बच जाएंगी। क्लियर है? ऐसे ही आपका ये है करंट डेंसिटी का। तो इस तरीके से आपको सारे चार तो स्टार्टिंग के याद करनी है, 100% इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब बात आती है ये H = I²RT, हीट का फॉर्मूला है तो 10th से पता है आपको। F = QE, F = ma। और अगर करंट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं आपको, 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो NE/ ऐसे चार्ज अपॉन टाइम भी कर सकते हैं हम। क्लियर है? जैसा क्वेश्चन पूछा होगा वैसा ही हम कर लेंगे। जैसे इसके लिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे MCQ का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या बोल रहा है कि करंट आपको दे रखा है 4.8 एम्पियर। अगर आपको समझना है ना किसकी वैल्यू है ये, तो आप इसकी यूनिट देख के भी पता कर सकते हो। जैसे एम्पियर है तो यानी कि करंट की वैल्यू है। क्लियर है? तो करंट दे रखा है 4.8 एम्पियर, कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। आपको पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितने जाएंगे। कितने करंट के लिए 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे इस कंडक्टर के अंदर। देखो I = NE/T होता है। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, अपॉन टाइम है 1 सेकेंड, और जो करंट की वैल्यू है 4.8 वो रख देंगे 4.8। सारी चीज़ें सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप जैसे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हो वो वाला यूज़ कर सकते हैं। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो? नहीं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है ना, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो वो आपस में क्या करते होते हैं? कोलाइड कर रहे होते हैं। एक इधर जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है ना। तो उनकी डायरेक्शन उस कोलिजन की वजह से चेंज हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, क्योंकि वो कोलाइड करेंगे तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप इजीली डिफाइन करके लिख सकते हो कि नॉट नेसेसरी दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर कोलिजन दे कैन चेंज देयर डायरेक्शन, ऐसे आप लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर अ टिपिकल सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब यही क्वेश्चन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इनके लिए भी पूछा जा सकता था। तो हम तीनों को एक साथ ग्राफ देख लेते हैं, इनका कैसा बनता है, और उनका रीजन समझ लेते हैं कि ऐसा ग्राफ क्यों बनता है इनका। ग्राफ के ना कई पैटर्न है, एक रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, और एक ओम्स लॉ से रिलेटेड भी ग्राफ के क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो पैटर्न्स कई टाइप के हैं ग्राफ से रिलेटेड जो आपसे पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक्स में। तो सबसे पहला हमारा है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट दिखाते हैं। अब जैसे कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी रैपिडली डिक्रीज करती है, मतलब बहुत एकदम से डिक्रीज करेगी। लेकिन इंसुलेटर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से स्लाइट डिक्रीज करेगी, बहुत हल्की सी। क्लियर है? अब मैं बता देती हूँ क्यों ऐसा क्यों होता है। कंडक्टर्स में इंक्रीज हो रही है, सेमीकंडक्टर्स में रैपिडली डिक्रीज कर रही है, और उसमें स्लाइटली डिक्रीज कर रही है। अब देखो रीजन ये है, कंडक्टर्स के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, जिससे उनमें कोलिजन और ज़्यादा हो जाती है फास्ट, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। सेमीकंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे रैपिडली डिक्रीज करता है। इंसुलेटर्स के केस में सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास होते हैं बहुत ज़्यादा, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं जैसे तो बहुत टाइम तक तो वो उनके बीच में सिर्फ वो लूज़ हो पाते हैं। उनकी जो बॉन्डिंग है बहुत टाइट थी इंसुलेटर्स में, वो पहले वो बॉन्डिंग लूज़ होगी एंड देन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होंगे निकलना बाहर, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद बाहर आएंगे, तो इसलिए स्लाइट डिक्रीज। अब देखो इंक्रीज कर रहे हैं रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। देखो टेम्परेचर इधर इधर बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसी रेजिस्टिविटी इधर इधर बढ़ती जा रही है। तो ये क्या दिखा रहा है कंडक्टर्स के केस में, तो वो ग्राफ बनता है इस टाइप से। ठीक है, जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले रेजिस्टिविटी यहाँ थी वो एकदम से डिक्रीज कर रही है, और इंसुलेटर्स के केस में घट तो रही है लेकिन हल्की हल्की डिक्रीज हो रही है, एकदम से जीरो की तरफ नहीं जा रही। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक और टाइप का ग्राफ आपको समझा दूं। जैसे ओम्स लॉ के केस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो यानी कि V इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दे तो V = IR बनता है। तो यानी कि जब V और I का ग्राफ बनाते हैं हम, तो उसमें जो स्लोप बनता है ना, ये लाइन, ये R को रिप्रेजेंट करती है, यानी रेजिस्टेंस को। अगर ओम्स लॉ को ओबे कर रहा होगा ना, तो वो लाइन हमेशा, ये स्लोप हमेशा स्ट्रेट लीनियर बनेगा, कभी भी कोई कर्व वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। अगर वो कर्व आ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है वो, तो वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव को शो करेगा। और अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है दैट मीन ओम्स लॉ ओबे कर रहा है। ठीक है, अगर कर्व आ रहा है तो मतलब ओम्स लॉ ओबे नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि आइडेंटिफाई करके दिखाओ कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है, ओम्स लॉ कहाँ पे ओबे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही ग्राफ वाला मैंने आपको समझाई दिया। अब देखो मैं आपको फटाफट क्वेश्चन दिखा देती हूँ उनके।
तो एक ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाना है फॉर अ टिपिकल सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की जगह अगर कंडक्टर या इंसुलेटर दे दिया जाएगा तो आप वो भी कर दोगे, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें पूछा है कि आपको एक ग्राफ दे रखा है और आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है जिसमें सेमीकंडक्टर जो नेगेटिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो इस ग्राफ में नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ होता है, वी एंड आई के ग्राफ में, जहाँ पर वो नीचे की तरफ आ रहा हो। तो बी से सी में आप देख सकते हो नीचे की तरफ है, बाकी सारा ऊपर है, और सी के बाद जो है वो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश है। इसलिए बी से सी वाला जो रीजन है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैंने बोला था टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद करने। देखो यहाँ पे बोला है डिफाइन द टर्म्स मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर और उसके एसआई यूनिट। तो इसकी डेफिनेशन बतानी है आपको एंड एसआई यूनिट, तो कर लोगे ना आप। ये क्वेश्चन नंबर 5 अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, इसे हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है कुछ। मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करना है एंड उसके बाद एक रिलेशनशिप दिखाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का विद द करंट। मीन्स आपको फॉर्मूला लिख के दिखाना है जिसमें करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों आते हो। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू NEAVD, न्यू इंजीनियर आया स्पीड में ड्राइव करके, तो उसमें क्या आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ रही है और करंट भी आ रहा है ना। तो आप पहले डिफाइन कर देना, फिर उस रिलेशनशिप को दिखा देना और उसमें बता देना कि यहाँ पे I, N, E ये सब क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताओ एंड उसके एसआई यूनिट बताओ। आई थिंक आप कर दोगे। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, तो ये कंडक्टिविटी है, उसके एसआई यूनिट बता देना। फिर यहाँ पे पूछा है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर। कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है। आई थिंक अब आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपको आइडेंटिफाई करना है रीजन जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस हो एंड ओम्स लॉ ओबे हो रहा हो। अब नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन सा है इसमें, ये सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे सिर्फ ये है डी से लेके ई वाला रीजन, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे ओम्स लॉ कौन सा ओबे कर रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, ये नहीं हो सकता। बी से सी हाँ थोड़ा सा स्ट्रेट है, दैट मीन ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो VI ग्राफ दे रखा है, इसमें दो टेम्परेचर यानी दो स्लोप दे रखी है और उसको T1 एंड T2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। आपको पूछा है इसमें से कौन से वाले टेम्परेचर हायर होगा, T1 का या T2 का। इसको करने के लिए आपको एक चीज़ रिलेट करनी पड़ेगी, मैं बताती हूँ क्या। देखो आपको पता है V एंड I का जब हम ग्राफ बनाते हैं V इक्वल्स टू IR, तो यहाँ पे जो इनका स्लोप बनता था ये रिप्रेजेंट करता था रेजिस्टेंस को। जितना जितना ये स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब देखो अगर जैसे दो लाइन्स ये बन रही हैं जो दिखा रखी है, जोन सा ऊपर हुआ उसका मतलब वो वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। और जैसे यहाँ T1 था यहाँ T2 है, तो T1 वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अभी टेम्परेचर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, T1 वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T2 वाले का रेजिस्टेंस। और हमें पता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा अल्टीमेटली बोल सकते हैं ना हम। तो यानी कि रेजिस्टेंस T1 वाले का ज़्यादा दिख रहा है हमें, तो यानी कि इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा अल्टीमेटली। T2 वाले का रेजिस्टेंस कम है तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा। तो आपको पूछा इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T1 वाले का एज कम्पेयर टू T2। मीन्स T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन T2। एक क्वेश्चन पूछा है नाइक्रोम एंड कॉपर दोनों सेम लेंथ की वायर्स ले रखी हैं, उन वायर्स की रेडियस सेम है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, करंट भी उसमें से सेम पास किया गया है। अब आप बताओ कौन सा ज़्यादा हीट होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया था, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसमें वो ज़्यादा हीट करेगा एंड रेजिस्टिविटी नाइक्रोम की ज़्यादा होती है, इसलिए नाइक्रोम वाली वायर ज़्यादा हीट करेगी एज कम्पेयर टू कॉपर वायर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले आपको डिफाइन करना है एंड उसके बाद एक एक्सप्रेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मीन्स एक्सप्रेशन ओके आपको एक्सप्रेशन निकालना है करंट का इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एक डेरिवेशन है, जितनी भी डेरिवेशन इस चैप्टर की होंगी वो एक कंप्लीट सेपरेटेड वीडियो में आएगी, तो इसको भी के लिए स्किप कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एस्टिमेट मीन्स फाइंड करनी है आपको कॉपर वायर है जिसको क्रॉस सेक्शनल मीन्स एरिया दे रखा है एंड करंट बता रखा है। आपको बोला है एज्यूम करना है कि डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज दिस, और ये जो है ना डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मीन्स ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ये दे रखे हैं। आपको पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। आपको गिवन है एरिया दैट इज 2.5 × 10⁻⁷। आपको गिवन है करंट 2.7 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं 9 × 10⁻28। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये कितने फॉर्मूले हैं जिसमें करंट भी आता हो, एक है I इक्वल्स टू NEAVD, ठीक है, और एक करंट डेंसिटी की टर्म्स में होता है, ठीक है। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें सारी चीज़ें आ सकती है कि यस करंट दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में पता है 1.6 × 10⁻⁹, एरिया दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगी। तो आपको NEAI
ये चीज़ें गिवन है, वीडी निकालना है। अब देखो वीडी एक इसमें है, एक इसमें है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, लेकिन आपको देखना है किसमें हमारी चीज़ें फिट हो रही है। देखो आई दे रखा है, ए भी दे रखा है यहाँ से, तो लेकिन ये निकलेगा, ये हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए वीडी। इसमें देखें तो एन ई, लेकिन जे नहीं है तो ये भी नहीं चल पाएगा। यहाँ पे देखें तो ये परफेक्ट फिट बैठ रहा है, इसलिए हम इस वाले को यूज़ कर लेंगे एंड आपका यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है? तो आपको कभी भी चीज़ें ऐसे न्यूमेरिकल में आप फंस जाओ तो पहले आप लिख लो जो भी डेटा गिवन है, फिर आप चेक करो कि इस टाइप का रिलेशन कितने हैं हमारे पास फॉर्मूले में, एंड फिर जो है उसमें आपको चेक करना है, ओके इसे यूज़ नहीं कर सकते, इसे कर सकते हैं, ऐसे आपको शॉर्ट लिस्ट करना है। ठीक है, और फिर उसे यूज़ कर लेना, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है 5 वोल्ट्स एंड लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी V ऑफ D आपको दे रखा है 2.5 × 10⁻⁴। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स N की वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁻28। उसके बाद आपको रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल निकालना है, मीन्स आपको एक ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें रेजिस्टिविटी हो और हो सके तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, ऐसा कोई रिलेशन आपको मिल जाए, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और सिंपल ये बाकी चीज़ों के थ्रू कुछ मिल जाए। देखते हैं पहले डेंसिटी के हमारे पास कितने फॉर्मूले अवेलेबल है। अभी देखो, अभी हमारे पास रो वाले सिर्फ 2 फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं जितने हमने पढ़े उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो E इक्वल्स टू रो जे या फिर रो इक्वल्स टू mne² टाउ। देखो n की वैल्यू गिवन है, E है, टाउ नहीं है और ना ही ये m है, तो इसलिए ये वाला तो हम शायद नहीं यूज़ कर पाएंगे। इस पर देखते हैं, E नहीं गिवन, लेकिन E को निकाला जा सकता है वेद वाले फॉर्मूले से, V इक्वल्स टू ED यानी V इक्वल्स टू EL। E निकालने के लिए V/L कर सकते हैं, लेंथ हमें पता है, तो यानी कि ये चलो ये तो निकल जाएगा। क्लियर है? रो की वैल्यू में फाइंड करनी ही है। अब बचा जे की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ऐसा कुछ है, J इक्वल्स टू I/A होता है एंड I की वैल्यू होता है NEAVD। तो A से ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा NEVD, यानी कि बात बन जाएगी क्योंकि N हमें गिवन है, E भी है हमारे पास 1.6 वाला एंड VD ये भी गिवन है। तो जब सारी चीज़ें रख देंगे तो रो की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है? पहले आप E निकाल लो, फिर आप J निकाल लो अलग अलग, फिर रो निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम, इन दोनों को पहले डिफाइन करो एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है कि कंडक्टर है जिसकी लेंथ दे रखी है, EMF दे रखी है, और जब इसी कंडक्टर को हम दूसरे कंडक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं जिसकी मटेरियल सेम है, एरिया सेम है, बट अब की बार हमने जो रिप्लेस किया है ना वो वाला उसकी लेंथ चेंज कर दिया 3L। अब बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, क्योंकि पहले लेंथ थी L, अब सिर्फ 3L कर दी है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। मीन्स बाकी चीज़ों पे से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जो चीज़ चेंज करी है उसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स हमने लेंथ पहले L थी, अब 3L हो गई है, तो अब पूछा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है EV/ml। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लेंथ को बढ़ा दिया है, 3 टाइम कर दिया है, तो क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड लेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, जितनी हम बढ़ाएंगे उतना ही कम होगा। जैसे 3 टाइम बढ़ाया है तो ये 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स 1/3 हो जाएगी। क्लियर है? पहली वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अब वाली जो है 1/3 हो जाएगी। तो अभी जो 17 क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से ये इसका भी हमें रीजन देना है। देखो इसमें बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर रहे हैं हम कंडक्टर के ऊपर, और इस कंडक्टर की लेंथ दे रखी है, डायमीटर दे रखा है। अब बोला है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है V1 ऑफ चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे अफेक्ट करेगी अगर इस पोटेंशियल को हम हाफ कर दें, या इसकी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दें, या D जो है डायमीटर उसको हाफ कर दें। तो आपको अपने आंसर के लिए जस्टिफाई करना है, मीन्स उसको रीजन प्रोवाइड करना है। अब देखो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला पता करना पड़ेगा ना आपको, तो देख लेते हैं। अब देखो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना वो होता है EV/ml। अब हमने क्या किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा अगर V को हाफ कर दें। इस V के साथ कैसा रिलेशन है, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन डायरेक्टली है, इसको हाफ करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। अब देखो लेंथ को डबल कर रहे हैं, लेंथ के साथ क्या रिलेशन है ड्रिफ्ट का, इनवर्सली इसको डबल कर रहे हैं लेंथ को, तो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब पूछा है डायमीटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायमीटर डबल कर रहे हैं। अब देखो इस पूरे फॉर्मूले में कहीं डायमीटर है नहीं है, दैट मीन डायमीटर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम, मीन्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिमेन सेम इफ वी हाफ द डायमीटर।
अभी क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम पहले डिफाइन करो, उसके बाद बोले कि कंडक्टर जिसकी लेंथ L उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है, ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है और इस कंडक्टर को अब रिप्लेस कर दिया है दूसरे कंडक्टर से, लेकिन इस दूसरे वाले कंडक्टर की मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन लेंथ 3L कर दिया, मीन्स 3 टाइम कर दिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1/3 हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने 15 वाला किया था, अभी आपको आ गया होगा समझ। अब इस 19th क्वेश्चन में आपको पूछा है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये एक्सप्रेशन मींस डिराइव वाला क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, जितनी भी डेरिवेशन होंगी इस चैप्टर में उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोला है टर्म्स डिफाइन करनी है, पहले कंडक्टिविटी को, उसके बाद उसकी असाइनिट बतानी है, फिर उसके बाद एक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन है, वापस से डेरिवेशन है, डेरिवेशन की वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म डिफाइन करनी है एंड एक और एक्सप्रेशन पूछा है, ये छोड़ देते हैं। ओके इस 21 के सेकंड वाले पार्ट में आप ये चेक कर सकते हो कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। आपको ये भी बताना है, एक्सप्रेशन तो बताना ही है, उसके साथ साथ फैक्टर्स बताने हैं किन पे रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी आपकी मटेरियल, टेम्परेचर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन पर डिपेंड करती है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है व्हाई अलॉयज लाइक कंस्टेंटन एंड मैग्नीनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर, क्योंकि इनके पास हाई रेजिस्टिविटी होती है, दैट्स वाई। क्लियर है। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस आपको नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई एंड कहाँ पे मुझे इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट टाइम वो इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।